जो लास्ट क्लास का लेक्चर आपने देखा होगा तो उसमें हमने क्या किया था, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा था या रूरल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा था कि रूरल मार्केटिंग क्या है, इंडिया में उसको लेकर क्या प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट ने रूरल मार्केटिंग के लिए क्या क्या मेजर्स लिए हैं। और मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बताए थे जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कंसेप्ट, बफर स्टॉक का कंसेप्ट, आपको मैंने ये बताया था। ठीक है, अब अभी आप जैसे देख रहे होंगे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, तो फार्मर के सामने जो अभी एक बड़ा इशू आ रहा है वो ये आ रहा है बेसिकली कि इनको मिडिलमैन का सामना करना पड़ता है। अब ये मिडिलमैन अगर इनका सामान ना खरीदे तो इनको बहुत ज़्यादा क्या होता है, परेशानी हो जाती है। तो इसलिए आज की डेट में ये ज़रूरी हो गया है कि फार्मर्स के पास एक अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल होना चाहिए। अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल होना फार्मर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। अब आप मुझसे पूछोगे अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल क्या है, तो अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल में ये हो सकता है बेसिकली कि फार्मर मिडिलमैन को प्रोडक्ट ना बेचकर कुछ ऐसा कर दे कि उनका प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचने लग जाए। तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर भी बेनिफिट में रहेंगे, उनको सस्ते में मिलेगा सामान, और फार्मर्स को भी उनकी सही कीमत मिल जाएगी, फार्मर का भी बेनिफिट होगा, क्योंकि सारा पैसा तो मिडिलमैन ही दबा जाते हैं, रख देते हैं। तो अल्टरनेटिव मेथड हमारे लिए यही हो सकता है कि वी शुड डू डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल हम कौन है, हम फार्मर है। डायरेक्ट सेल बाय फार्मर टू कंज्यूमर। ठीक है, जैसे ये चीज़ कई जगहों पर शुरू भी हो गई है, ये सब एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से याद रखना। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जैसे राजस्थान हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये लोग डायरेक्ट चैनल्स लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पर क्या होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सामान बेचा जाता है जो सीधे कंज्यूमर तक हमारा सामान या फार्मर्स का सामान पहुँचा दे। तो जैसे क्या क्या है ऐसे डायरेक्ट चैनल्स में आपको बताऊं, तो एक स्कीम है अपनी मंडी। ठीक है, उसके बाद आपने इसका तो नाम सुना ही होगा, बिग बाजार। ये क्या करता है, किसानों से बहुत बड़े लेवल पे सब्जियां या सामान खरीदता है और क्या करता है, बेचता है सीधे कंज्यूमर्स को। तो इससे कंज्यूमर का भी फायदा होता है और फार्मर का भी फायदा होता है। उसके रायथू बाजार होते हैं। ये जो आप रायथू बाजार पढ़ेंगे ये बेसिकली आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सिमिलरली तमिलनाडु में उज्वर बाजार है, UZHAVAR, उज्वर संडीज। ठीक है, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। तो इसमें क्या सिस्टम है बेसिकली कि जो फार्मर्स हैं उनका क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट बन जाता है एमएनसीज के साथ, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ। अब ये मल्टीनेशनल कंपनी अपने आउटलेट से फिर क्या करती है, कस्टमर्स को बोल सकते हो या कंज्यूमर्स को सामान बेचना चालू करती है। तो अल्टरनेटिव मार्केटिंग में आप ये बेहतर कर सकते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को अपना प्रोडक्ट बेचना चालू करें जो सीधे कंज्यूमर तक पहुंचाए। जैसा कि मैंने आपको नाम बता दिया, आपको नाम समझ आ गया होगा। और उसके अलावा बेहतर मार्केटिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप करिए एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का दो एस्पेक्ट आप ले सकते हैं और समझ सकते हो। एक होता है डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है इंस्टेड कि अपने खेतों में एक सिंगल क्रॉप आप रेज करो, बेटर है कि एक सीजन में अगर आपने जैसे राइस किया है तो अगले सीजन में आप वीट कर दो, तो साल भर क्या होगा, आपकी खेती चलती रहेगी। आप ये कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि अगर आप सिंगल क्रॉपिंग ही करना चाहते हैं, एक ही क्रॉप रेज करना चाहते हैं, तो अपने एम्प्लॉयमेंट को डाइवर्सिफाई कर दो। डाइवर्सिफाई मतलब होता है एक्स्ट्रा चीजें करना। ठीक है, आपका अगर नहीं खर्चा निकल पा रहा है ना, तो भाई आप क्या करो, एक से ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करो, एक सीजन में एक होगा, दूसरे में एक होगा। दूसरा, अगर आपको एक ही क्रॉप रेस करना है तो आप एम्प्लॉयमेंट को डाइवर्सिफाई कर दो, मतलब कुछ सीजन में, जैसे साल के 6 से 7 महीने आप क्या कर रहे हो, अगर फार्मिंग कर रहे हो, तो जो बाकी समय है, जैसे मान लो आपके जो 3 से 5 महीना बच जाता है,
उसमें आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप कुछ और वर्क कर सकते हो, अदर एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। अच्छा, अदर एम्प्लॉयमेंट में आप क्या कर सकते हो, तो आप डेयरी वेरी ओन कर सकते हो, डेयरी फार्मिंग का काम कर सकते हो, ठीक है, आप ये सब कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे बच्चों देखो, खुद की मदद ही सबसे बेहतरीन होती है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट करने में दिक्कत है, तो अल्टरनेट रास्ता ये है कि मिडिल मैन को छोड़ो, सीधे आप डायरेक्ट चैनल से जाके एमएनसीज को अपना प्रोडक्ट बेच दो। या फिर क्या करो, आप एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे काम भी चालू करो ना। आप एक ही क्रॉप क्यों प्रोड्यूस करो, आप एक से अधिक क्रॉप प्रोड्यूस करो, आप एक ही एम्प्लॉयमेंट में क्यों क्यों बस फार्मिंग कर रहे हो, फार्मिंग के अलावा कुछ और भी करो। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो जब आपने जैसे ये खत्म किया बेटा, तो इससे क्या हुआ मालूम है आपका ना, मैंने दो तरह के चैलेंजेस के बारे में आपको बता डाला है। अब मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ जाना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पर देखो रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग कंप्लीट करा दिया। मैं सी लिख देता हूँ यहाँ पे। आपका ये दोनों ही क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग, ठीक है। ये लिंगरिंग चैलेंजेस थे, आपने अभी तक जितने लेक्चर देखे होंगे आपको उससे समझ आ गया होगा। वैसे ही कुछ इमर्जिंग चैलेंजेस है जो भी फार्मर्स फेस कर रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि फार्मिंग के अलावा सस्टेनेबल लिविंग के लिए और क्या करें, ठीक है। फार्मर्स और क्या कर सकते हैं, जैसे आप एक फार्मर हो, आप तो एग्रीकल्चर में एंगेज हो, लेकिन एग्रीकल्चर से अगर उतनी कमाई ना हो तो आप अपनी सस्टेनेबल लिविंग के लिए और क्या करोगे। तो अब हम लोग आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो इमर्जिंग चैलेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग इमर्जिंग चैलेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इमर्जिंग चैलेंज हम ये पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर के बाहर आपके पास एम्प्लॉयमेंट का क्या रास्ता है, व्हाट इज द रास्ता बियॉन्ड एग्रीकल्चर। तो आपका इमर्जिंग चैलेंज नंबर 1 यही है कि एग्रीकल्चर के अलावा आप और क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अलावा आप और क्या क्या कर सकते हैं। तो आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हैं वो एक है, आप एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास है, आप एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री हमारे इंडिया में क्रॉप फार्मिंग के बाद ये एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा किया जाने वाला काम है। इसे हम लोग लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं। इसे हम लोग लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं। जैसे कि आपको अगर इसका मतलब नहीं पता होगा तो हमारे देश में बेसिकली लाइव स्टॉक्स में क्या क्या आता है, पोल्ट्री, ठीक है, पोल्ट्री के अलावा कैटल्स, ठीक है, कैटल्स के अलावा गोट्स, शीप, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लाइव स्टॉक के, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एग्रीकल्चर में एंगेज नहीं है तो आप लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कर सकते हैं। पोल्ट्री मतलब आप बोल सकते हो मुर्गी पालन का काम, कैटल गोट शीप रियर कर सकते हो, ये सारे काम कर सकते हो। तो इसमें आपको ना परसेंटेज थोड़ा सा क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा कि इंडिया में जैसे पोल्ट्री का जो परसेंटेज है वो 42% है, ठीक है। कैटल का 25% है, गोट शीप का 20% है, ठीक है। तो आपको ये फिगर्स क्या करना होगा, ध्यान रखिए, रखना होगा। तो रूरल एरियाज में लोग बेसिकली क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के अलावा एनिमल हस्बेंड्री का काम कर सकते हैं। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री के अलावा और क्या रास्ता है आपके लिए एम्प्लॉयमेंट का, तो आपके पास जो और रास्ता है वो है फिशरीज का। फिशरीज का जैसे आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स बता रहा हूँ, जैसे केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है। ये हमारे देश के
वो प्रिंसिपल स्टेट्स हैं, प्रिंसिपल स्टेट्स हैं जहाँ पर जो फिशरी है, फिशरी मतलब मछली पकड़ना, वो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब भाई ये सबसे बड़ा रास्ता है कमाने का इन लोग का, मतलब वहाँ के लोगों का, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में। ठीक है। नॉर्मली जो हमारी फिशिंग कम्युनिटी होती है, मतलब जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं, जो हमारी फिशिंग कम्युनिटी होती है, अक्सर ये क्या होते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, इनलैंड सोर्सेज पे। ये बात ध्यान रखिएगा। इनलैंड सोर्सेज का मतलब क्या हो गया, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम, एक्सेट्रा। ठीक है। उसके अलावा मरीन सोर्सेज पे भी डिपेंड करते हैं कई बार। सीज, ओशंस, एक्सेट्रा, इस पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है और इसको आपको नहीं भूलना है। तो अब आपके पास देखिए क्या क्या रास्ता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। एग्रीकल्चर के अलावा एनिमल हस्बेंड्री आप कर सकते हैं, आप मछली पालन का काम या फिशरीज में जा सकते हैं। एमसीक्यू के पॉइंट से ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तीसरी चीज़ हॉर्टिकल्चर होता है। अच्छा, हॉर्टिकल्चर का बेसिकली मतलब क्या होता है, तो हॉर्टिकल्चर भी एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है कि क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा आप किस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो आप बढ़ा सकते हैं फ्रूट्स का प्रोडक्शन, वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन। ठीक है। फ्लावर्स का प्रोडक्शन, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और इसमें क्या है, मल्टी हॉर्टिकल्चर का मतलब यही होता है बेटा। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि प्रेजेंटली इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का। ध्यान रखना। वैसे कुछ चीज़ों के हम लोग लीडिंग प्रोड्यूसर भी हैं, तब सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में भी हम लोग आते हैं। तो किस में आते हैं हम लोग, जैसे मैंगोज हो गया, ठीक है, बनाना हो गया, कोकोनट हो गया, ठीक है, कैश्यू नट हो गया। तो भाई आप ये सब के लीडिंग प्रोड्यूसर है, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा हॉर्टिकल्चर इंक्रीज क्यों हुआ, हमारे यहाँ फ्रूट्स वेजिटेबल का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा, हॉर्टिकल्चर क्यों इतना इम्प्रूव हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ आया था गोल्डन रिवॉल्यूशन। आपको पूछेगा गोल्डन, जैसे आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या है, तो आप ये बात याद रखना। गोल्डन रिवॉल्यूशन जो होता है वो हॉर्टिकल्चर फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। हॉर्टिकल्चर का तो मतलब आप समझ गए हो ना, फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर ये सारी चीज़ें आ जाती है। और हॉर्टिकल्चर फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन रिवॉल्यूशन लाया गया और ये चला 1991 से लेकर 2012 तक। ये आप मतलब बोलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई देखो, आप एग्रीकल्चर के अलावा क्या क्या कर पा रहे हो, आप एनिमल हस्बेंड्री में जा सक रहे हो, आप फिशरीज में जा सक रहे हो, आप हॉर्टिकल्चर कर सक रहे हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हो, तो उसके अलावा आप जा सकते हैं फील्ड देख लो, हो गया ना ये भी, हॉर्टिकल्चर हो गया। हॉर्टिकल्चर के अलावा जो आप कर सकते हैं बहुत बेहतर, वो है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। आप कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, तो इसमें बेसिकली जो काम आते हैं वो आते हैं, स्पिनिंग, वीविंग,
डाइंग, ब्लीचिंग, ये सारी चीज़ें जो होती है वो कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री में आती है। नॉर्मली ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरह होता है और गांव में ये भी बहुत फल फूल रहा है। अब इसमें आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, वो भी आप थोड़ा सा क्या करना, ध्यान रखना। आप जब ये पढ़ते हो ना तो इसमें आपको तनवा का कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको एग्जाम में पूछ देगा। तनवा का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो तनवा का हिसाब किताब है तमिल नाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है जो तमिलनाडु में लॉन्च हुआ था। ठीक है, और लॉन्च करने का जो मकसद था वो ये था कि जो वुमेन्स हैं, ठीक है, जो वुमेन्स हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको ट्रेनिंग देना किसकी, फार्मिंग की और फार्मिंग की टेक्निक्स की। तो एग्जाम में पूछेगा तो याद रखना। ठीक है, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर तनवा है, फार्मिंग टेक्निक सिखाना, इसके लिए तनवा लॉन्च किया गया था। ये बात आप ध्यान रखना और मत भूलना, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अब आप ये सीख लीजिए और अच्छे समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर के अलावा आप और क्या कर सकते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, फिशरीज कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर, और आप कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री में जा सकते हो। दूसरा, आजकल लोग बहुत ज़्यादा क्या हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो आप ना ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से बहुत फायदा है, ये भी आजकल याद रखना एक इमर्जिंग चैलेंज है। फार्मर्स को अब क्या करना होगा, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज बंद करके ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान देना होगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, तो इट इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट relies upon the use of organic input for cultivation, ठीक। कल्टीवेशन के लिए जब आप ऑर्गेनिक इनपुट का यूज करते हैं, ऑर्गेनिक इनपुट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एनिमल मैन्योर, मैन्योर मतलब वेस्ट, ठीक है, और उनके जो कंपोस्ट होते हैं, कंपोस्ट मतलब जो जानवर मर जाता है तो मिट्टी में जो मिल के बनता है, वही जो होता है बेसिकली ऑर्गेनिक इनपुट होता है। ये याद रखना। तो इसका यूज करके क्या है, फार्मिंग करना सस्ता, सुंदर और बेहतर तरीका है, ये बात ध्यान रखना। तो जब आप इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज नहीं कर रहे होंगे। तो क्यों करें हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या फायदा होगा इससे, इससे क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, सबसे पहला तो ये होगा इससे कि ये इको फ्रेंडली मेथड है। सबसे पहली बात, ये इको फ्रेंडली मेथड है। दूसरा, क्योंकि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। ठीक है, तीसरा, हेल्दी फूड बनता है। और चौथा, ये इनएक्सपेंसिव है, ये इनएक्सपेंसिव है। ठीक है, तो ऐसा करने पर बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग से आपका भी फायदा होता ही है, तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करिए। ठीक है, तो जब आप ये दो रास्ते निकाल लोगे तो आप समझ लो इमर्जिंग चैलेंजेस को भी आपने डील कर लिया है। तो आपने एग्रीकल्चर के बाहर भी एम्प्लॉयमेंट ढूंढ ली है और दूसरा आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लग गए हो। तो अब आप यहाँ पे ना इस बात को अच्छे से सीख लीजिए, चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अदर एम्प्लॉयमेंट्स पे भी ध्यान दे दिया कि फार्मिंग के अलावा और क्या कर सकते हो, कंप्लीट है, और हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर दिया है। तो अब आप इस लेक्चर को आराम से देख लेना और हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, एंड हो गया, खत्म हो गया बेटा, ये आपको करना है।